2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में निवास करती है। अब जनगणना के आंकड़े देख लेते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में 1,05,291 इनकी जनसंख्या है, किसकी? थारू जाति की। उत्तराखंड में 91,342 है और बिहार में 1,59,939। ओके। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति गोंड एवं खैरवार के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी देखो गोंड है, फिर खैरवार है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है? थारू जनजाति। थारू जनजाति मुख्यतः तराई क्षेत्र में निवास करती है और प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। भाषा क्या है? थारू हिंदी की उपभाषा से संबंधित है और आजीविका क्या है इनकी? कृषि, वनोपज। देखो, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचित जनजाति हैं। कितनी? 12 अनुसूचित जनजाति हैं। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है सोनभद्र और सबसे कम जनजातीय वाला जिला है बागपत। प्रमुख जनजाति एवं उनके निवास क्षेत्र। देखो, थारू जनजाति हमने बताया था उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी नंबर पे ही आती है एक तरह से। और कहाँ पे? तराई क्षेत्र, जैसे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, महाराजगंज। ओके। और विशेष जैसे दिवाली को शुभ पर्व के रूप में मनाती है। कृषि एवं वन आधारित जीवन है इनका। बुक्सा जनजाति की बात कर लेते हैं। बिजनौर पीलीभीत के वन क्षेत्र में है और वन संसाधनों पर आधारित जीविका है। गोंड जनजाति की बात कर लेते हैं, जो कि सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी में है। विंध्य एवं कैमूर की पहाड़ियों में भौगोलिक क्षेत्र है इनका। और 2003 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, शामिल है 2003 से। अब है खरवार जनजाति, जो कि सोनभद्र में कर्मा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है इनका? डांस कर्मा। कृषि एवं लोक परंपराओं से जुड़ी हुई है। शहरीय जनजाति शहरीय जनजाति ललितपुर में है। वंचित एवं अति पिछड़ी जनजाति है, 2003 में एसटी सूची में शामिल की गई है। अन्य जनजातियों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि अगरिया, बैगा, पहरिया, चेरो, पनिका, महीगीर। तो देखो, अगीरा कहाँ है? जो है अगरिया कहाँ है? सोनभद्र मिर्जापुर में, है ना। बैगा सोनभद्र में, पहरिया मिर्जापुर में, चेरो सोनभद्र में, पनिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर में और महीगीर बिजनौर में। महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों का जो प्रतिशत है ना, वो 0.6% है। 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। किसको मिला था भैया? एक तो थारू को, बुक्सा को, भूटिया को, जौनसारी और राजी को। 2003 में अनुसूचित जनजाति जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, है ना। और भी कुछ है। तो अब देख लो नया क्वेश्चन। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, हमने देख ही लिया था। भारत के राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर क्रमबद्ध करने का शीर्ष 4 राज्य देख लो। पहला राजस्थान ही आता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, 3,42,239 किलोमीटर। मध्य प्रदेश आएगा 3,08,252 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा हमारा महाराष्ट्र, जो कि 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चौथे नंबर पे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, दोनों ही सही है। जैसे राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित हैं, जो किसी भी राज्य से सर्वाधिक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कुल 80 सांसद निर्वाचित हैं। यह संख्या भी देश में किसी एक राज्य से सर्वाधिक है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें जो 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं। लोकसभा का अधिकतम सदस्य बल 545 है, यानी कि देखो वर्तमान प्रभावी 543 है निर्वाचित जो है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। उत्तर प्रदेश संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व रखने वाला राज्य है। पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? देखो, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 मतलब नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत, तीनों को ही
जिला जो योजना है उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला योजना का एक समन्वित जिला योजना क्या है? जिला योजना एक समन्वित योजना है। कौन सी? एक समन्वित योजना है जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ओके। तो जिला योजना की बात हम कर रहे हैं, इसमें देखो 3 पंचायतें शामिल होती हैं। एक तो नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। तो देखो नगरीय जो क्षेत्र की बात करते हैं, नगर पंचायत तो नगरीय क्षेत्र आता है, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक मध्य स्तर आते हैं और ग्राम पंचायत में ग्रामीण स्तर आता है। जिला योजना का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न स्तरों की योजनाओं को एकीकृत करना होता है। जिला योजना समिति डीपीसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी में है। जिला योजना में ग्रामीण पंचायत एवं नगरीय जो नगर निकाय होते हैं दोनों क्षेत्रों की योजनाओं का समन्वय किया जाता है। जिला योजना का लक्ष्य संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। ओके। कौन सा उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष थे? कौन थे भैया? ये अतुल गुप्ता थे। अतुल गुप्ता चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता थे। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से होता है? 243(1) के अंतर्गत होता है। इसका कार्य क्या होता है? राज्य सरकार और स्थानीय निकायों जैसे पंचायत नगर निकाय के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण की संस्थी करना होता है। तो देखो इसमें देख लेते हैं राज्य वित्त आयोग एंड अध्यक्ष कौन कौन से थे। प्रथम में देखो भाल चंद्र शुक्ल। प्रथम राज्य वित्त आयोग जो 243 आर्टिकल 243(1) से लिया गया है, जो उसमें पहले थे भाल चंद्र शुक्ल। द्वितीय जो सेकंड थे वो थे टी.एन. धर। तीसरे थे एस ए टी रिजवी। चौथे थे अतुल कुमार गुप्ता और पांचवें थे आनंद मिश्रा। इनके पहले भालचंद्र शुक्ला, दूसरे टी.एन. धर, तीसरे एस ए टी रिजवी, चौथे अतुल कुमार गुप्ता एंड पांचवें आनंद मिश्रा। अब देखो जो अनुच्छेद हमने 243(1) की बात की थी 241 का राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड गठन का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) 241 है ना, 243(1) में के अंतर्गत क्या होता है? राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 वाला, इसमें कहा गया ये बात कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। उसके बाद देखो मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना था इसका उपयोग, और आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाना था। किसको? पंचायतों को। मुख्य जो सिफारिश थी इसकी, राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों व टोल की शुद्ध आय का बंटवारा। मेन चीज जो बंटवारा हो रहा है वो हो रहा है कर का, शुल्क का, टोल का। जो शुद्ध आय है एक तरह से उसका राज्य और पंचायतों के बीच में पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों का निर्धारण भी करना है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ग्रांट जो होती है, अनुदान कह सकते हो, वो देना था। संरचना एवं सदस्यता देखो आयोग के सदस्यों की योग्यता एवं चयन प्रक्रिया राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। संवैधानिक महत्व यह पंचायतों की वित्तीय स्वायत्ता की सुनिश्चित करता है। ओके। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका जो है ना, शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान प्रावधान अनुच्छेद 243(y) में किया गया है। अब देखो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में देखो उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो गन्ना। गन्ना का योगदान ज्यादा है। गन्ना शुगर केन उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल है। कैश क्रॉप, नकदी फसल मतलब कैश क्रॉप। राज्य की लगभग 14 to 15% कृषि योग्य भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है। देखो राज्य की जो भी कृषि योग्य भूमि है ना, उससे 14 to 15% जो गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जो भारत के कुल उत्पादन का 45% से अधिक योगदान देता है। गन्ना आधारित उद्योग जैसे कि चीनी उद्योग, गुड़, खांडसारी उद्योग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गन्ना किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और राज्य के औद्योगिक विकास में इतना अधिक महत्व है। ओके। उत्तर प्रदेश को भारत का गन्ना कटोरा, शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना, गन्ना कटोरा भी कहा जाता है। राज्य के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले जो हैं वो है मेरठ है, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी आदि है ना। उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र
देखो उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्थान शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ओके, राज्य में लगभग 120 से अधिक चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें अधिकतर सहकारी क्षेत्र की हैं। कहाँ की है? सहकारी क्षेत्र की। गन्ना एक दीर्घावधि फसल है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, जो कृषि औद्योगिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब कपास की बात करते हैं। कपास यह मुख्यतः बुंदेलखंड व पश्चिमी क्षेत्र में सीमित मात्रा में उगाई जाती है। राज्य की प्रमुख नकदी फसल नहीं है। कपास राज्य की प्रमुख नकदी फसल नहीं है। ये बुंदेलखंड मुख्यतः कहाँ होती है? बुंदेलखंड व पश्चिमी क्षेत्र में सीमित सीमा में होता है। गेहूं की बात कर लो। गेहूं मुख्यतः खाद्यान्न फसल है, यानी कि फूड क्रॉप है, नकदी फसल ये भी नहीं है। मक्का की बात कर लो, यह अनाज फसल है, जिसका आर्थिक योगदान सीमित है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अनुसार मूंज उत्पाद यानी कि मूंज उत्पाद में से किस जिले से संबंधित है? देखो मूंज उत्पाद एक और दो, यानी कि जो है हमारा अमेठी एंड सुल्तानपुर। देखो मूंज उत्पाद, मूंज क्राफ्ट उत्तर प्रदेश के अमेठी और सुल्तानपुर जिलों का प्रमुख ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद है। ओके, अमेठी और सुल्तानपुर का। मूंज क्या है? देखो मूंज घास से बने हस्तशिल्प उत्पाद है। मूंज काय से बनता है? मूंज एक तरह का क्राफ्ट है, घास से बनता है, क्राफ्ट है एक तरह से हस्तशिल्प उत्पाद। इन जिलों में परंपरागत रूप से बनाया जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले की एक पारंपरिक या विशिष्ट उत्पादकता को चिन्हित किया गया है, जिसे स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिल सके। अमेठी और सुल्तानपुर के मूंज उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार विपणन सहायता, प्रशिक्षण और ब्रांडिंग पर काम कर रही है। देखो एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? स्थानीय कारीगरों को रोजगार देना और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान देना। अब देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी मॉडल को भारत सरकार ने भी अपनाया है और पीएमएफएमई स्कीम के तहत इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। कौन सी स्कीम है? पीएमएफएमई। मूंज से टोकरी बनती है, चटाई बनती है, टोपियां बनती हैं और सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, और यह पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल है ना। ओडीओपी उत्तर प्रदेश के ओडीओपी प्रोडक्ट में चंदौली का धान, भदोई की कालीन, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अमेठी सुल्तानपुर का मूंज शिल्प प्रमुख है। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी देखो शुरुआत व प्रकृति। हमने देखा था कि 20 जनवरी 2018 को ये स्कीम चालू कर दी है ना। कब? उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस पर 20 जनवरी 2018 को कर दिया था। यह राज्य के पारंपरिक उद्योगों व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की प्रमुख पहल है। मुख्य उद्देश्य देख लो इसका। स्थानीय व विशेष शिल्प उत्पादों का संरक्षण करना, रोजगार सृजन और पलायन में कमी, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कारीगरों के लिए कौशल विकास व टूल की सहायता। जिला उत्पाद मॉडल देखो राज्य के सभी 75 जिलों के लिए एक विशिष्ट उत्पाद निर्धारित करना है। जैसे वाराणसी में रेशम व गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी में रेशम व गुलाबी मीनाकारी, अलीगढ़ में ताले, आगरा में चमड़ा व पत्थर शिल्प, गोरखपुर में टेराकोटा, कन्नौज में इत्र, लखनऊ में चिकनकारी व जरी जरदोजी। मुख्य उपलब्धियां देख लो इसकी। मुख्य लाभ क्या है? राज्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि, जैसे 86,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ प्लस हो गया है जो निर्यात है। ओडीओपी वित्त पोषण योजना से उद्यमियों को सहायता मिली है। ई मार्केटिंग के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहुंच मिली है। कई उत्पादों को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। समग्र महत्व देखो ओडीओपी योजना में स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त कारीगरों की आय बढ़ाई और उत्तर प्रदेश को निर्यात उन्मुख राज्य बनाने में योगदान किया है। अब देख लो, ये देख लो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही उत्तर है। तो देखो दोनों ही सही हैं। जैसे कि देखो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसे दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीतल नगरी एक तरह से बोलो। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला एसईजे जेड है ना। देख लो कथन, मुरादाबाद तांबे व पीतल के हस्तशिल्प कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ निर्मित धातु शिल्प उत्पाद यूरोप, अमेरिका एवं मध्य पूर्व देशों तक निर्यात किए जाते हैं। इसी कारण मुरादाबाद को पीतल नगरी, ग्लास सिटी भी कहा जाता है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला एसईजेड है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना तथा हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ना है।
अब देख लो उत्तर प्रदेश प्रमुख व्यापार पारंपरिक उद्योग एवं हस्तशिल्प। उत्तर प्रदेश के देखो वाराणसी जो है ना, वहाँ पे बनारसी रेशम साड़ियाँ, सिल्क बुनाई, हाथ से बने लकड़ी के खिलौने, समीपवर्ती भदोई मिर्जापुर में कालीन उद्योग। ओके, लखनऊ की बात कर लो। लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई, जरी जरदोजी, इत्र निर्माण, चिकन के वस्त्र। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, धातु शिल्प एवं सजावटी उत्पाद। आगरा में चमड़ा उद्योग, जूते, बैग, पेंटर, ड्यूरा, संगमरमर और पच्चीकारी। कानपुर में चमड़ा उद्योग, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्र उद्योग। अलीगढ़ में ताला चाबी उद्योग, हार्डवेयर उत्पाद। फिरोजाबाद में कांच उद्योग, कांच की चूड़ियां व सजावटी सामान। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर उद्योग। मेरठ में हम बात करते हैं, मेरठ में खेल का सामान, वाद्य यंत्र, सर्राफा उद्योग। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जो है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आईटी एवं आईटीईएस सेवाएं। कन्नौज में इत्र, सुगंध उद्योग, परफ्यूम जो होता है। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग, जरी जरदोजी और चित्रकूट में जो है हमारा लकड़ी के खिलौने। अब देख लो, सही सुमेलित करना है उत्पाद और जिला। देख लो, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद जो होता है ना, ओडीओपी योजना के हैं। देखो काला नमक की बात करते हैं, वो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सुगंधित धान है ना। देसी घी, औरैया जनपद देसी घी एवं दुग्ध आधारित उत्पादों के लिए ओडीओपी में चिन्हित है। आंवला, प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जिसे आंवला नगरी भी कहा जाता है। केला फाइबर, कुशीनगर में केले के तने से फाइबर उत्पादन को ओडीओपी के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया है। बजट देखो 23-24 के संदर्भ में देख लो, ये क्वेश्चन तो है केवल दो, यानी कि राजकोषीय घाटा इतना था इसका। तो देखो ये तो 23 का है, तो इसे रहने दो, बजट 23 का तो अभी आना नहीं है। अब देखो उत्तर प्रदेश का राज्य बजट, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब देखो, संवैधानिक आधार। उत्तर प्रदेश का राज्य बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, 202, अनुच्छेद 202 के अंतर्गत अनिवार्य वार्षिक वित्तीय विवरण है। अब देखो प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। बजट जो है राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सिफारिश किसकी होगी, राज्यपाल की। कहाँ पारित होगा, मतलब प्रस्तुत होगा विधानसभा में, और कौन करेगा, वित्त मंत्री। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अवधि होती है इसकी। देखो विधानसभा की भूमिका देख लेंगे, विनियोग और राजकोषीय जो अनुशासन है वो भी देखना है हमें। तो हम पहले देख लेते हैं विधानसभा की भूमिका। देखो अनुच्छेद 203, अभी अनुच्छेद 202 में हम राज्य बजट में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में बजट को प्रस्तुत करते हैं, विवरण देते हैं। अनुच्छेद 203 की बात कर लेते हैं, अनुसार बजट पर विधानसभा में चर्चा की बात करते हैं ना, और अनुदान मांगों पर मतदान भी किया जाता है। विनय विनय जो विनियोग विधेयक है ना, अनुच्छेद 204 की बात कर लो इसमें, इसके तहत राज्य की संचित निधि और अनुच्छेद 266 यानी कि 266 से धन निकासी के लिए विनियोग विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। धन निकासी के लिए विनियोग 266, संचित निधि के बारे में 204। उत्तर प्रदेश राजकोषीय अनुशासन देख लो। उत्तर प्रदेश में एफआरबीएम अधिनियम 2004 के अंतर्गत बजट में राजकोषीय घाटा और ऋण सीमा को नियंत्रित रखना आवश्यक है। बजट केवल विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है और विधान परिषद केवल सिफारिश से दे सकती है। आगे देखते हैं, ये भी बजट के संबंध में है कि 2021 बजट में कौन सा क्या आकार था, बजट का आकार, और योजनाएं कौन सी शामिल हुई, कितने अमाउंट की। तो ये अभी तो इनरिलेवेंट है। अब देखो ये देख लेते हैं सर, कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार युग्म बना रहे हैं। तो अमेठी मूंज का उत्पाद देख लेते हैं सर, ये सही है, कौन सा कह रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है। देखो बागपत में लकड़ी के खिलौने होते हैं, बागपत में इसमें क्या दे रखे हैं, देखो देख ही लेते हैं, थोड़ी पढ़ लेते हैं। अमेठी मूंज के उत्पादन, अमेठी जनपद मूंज के उत्पाद बने हस्तशिल्प उत्पाद को टोकरी, चटाई आदि के लिए प्रसिद्ध है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बागपत जिले को चिन्हित किया गया है, किसके लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं, बल्कि घरेलू सजावटी सामान। देखो बागपत जिला जो है वो घरेलू सजावटी सामान का है, लकड़ी का खिलौना नहीं है। गौतम बुद्ध नगर किस लिए, रेडीमेड कपड़ों के लिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट व वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आगरा जो है चर्म उत्पाद, आगरा जूते, बैग, अन्य चमड़ा उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं क्या सही है। तो देखो दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है।
थ्योरी देख लो थोड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित माना जाता है। इसका प्रमुख कारण है बेहतर सिंचाई सुविधाएं, यहाँ पे उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग किया जाता है, औद्योगिक एवं शहरीकरण का अधिक प्रसार है। इस क्षेत्र में गन्ना, गेहूं जैसी फसलों की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक भी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का प्रमुख साक्षी रहा है। हरित क्रांति के बाद देखो, हरित क्रांति के बाद में उच्च उपज वाली किस्में HYVVI उर्वरकों की उपलब्धता हो गई और सिंचाई के विस्तार के कारण भी इस क्षेत्र में कृषि उत्पाद में तीव्र वृद्धि भी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रमुख कारण हरित क्रांति का प्रभाव, गन्ना कृषि इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग और चीनी उद्योग, डेयरी, लघु एवं मध्यम उद्योग। यह क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास का इंजन भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है, वो इलाहाबाद नहीं है। बाकी देखो आगरा है, खुर्जा, मेरठ सारे हैं। अब देखो थ्योरी पढ़ो थोड़ी। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज निर्यात विकास केंद्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। इस शहर की पहचान मुख्यतः प्रशासनिक, शैक्षिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में है। ओके। आगरा एक प्रमुख निर्यात विकास केंद्र है। यहाँ देखो क्या क्या होता है, सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, चमड़े के उद्योग, चमड़े के उत्पाद एवं आभूषण निर्यात किए जाते हैं। खुर्जा की बात कर लो। खुर्जा बुलंदशहर में है। यहाँ पे पॉटरी एवं सिरेमिक टाइल्स का उद्योग प्रसिद्ध भी है। यह उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण निर्यात विकास केंद्र है। और मेरठ की बात कर लो, खेल सामग्री, टेक्सटाइल्स एवं स्वर्ण आभूषण का निर्यात किया जाता है। मेरठ भी निर्यात विकास केंद्र के रूप में होता है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, एक समग्र स्थिति देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। राज्य सरकार निवेश अनुकूल वातावरण, बेहतर बुनियादी ढांचा और उद्योग अनुकूल नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। बुनियादी ढांचा विकास की बात कर लेते हैं। देखो एक्सप्रेस वे, औद्योगिक कॉरिडोर और औद्योगिक टाउनशिप के निर्माण से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिली है। यहाँ देख लो यूपीडा है ना, यूपीडा है, एक्सप्रेस वे आधारित औद्योगिक विकास हो रहा है। यूपीसीडा है ना, यूपीसीडा में औद्योगिक क्षेत्र और प्लॉट्स का विकास हो रहा है। प्रमुख शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और नोएडा है। अब सूचना प्रौद्योगिकी, IT एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखो नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और देखो लखनऊ, नोएडा, कानपुर और प्रयागराज को ITES हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी, तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। MSME क्षेत्र का विकास देख लेते हैं। 11 जिलों में 15 समर्पित MSME औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय, भूमि और विपणन सहायता दी जा रही है। स्थानीय रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। निवेश प्रोत्साहन की बात कर लेते हैं एवं नीतियों की। निवेश मित्र जो है देखो, एकल खिड़की मंजूरी जो होता है ना, सिंगल विंडो जो सिस्टम होता है उसमें ही कर रहे हैं, मतलब एक बार में ही सारा मंजूरी मिल जाए। उद्योग उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, टैक्स प्रतिपूर्ति, पूंजी अनुदान और ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चमड़ा उद्योग कानपुर, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, प्रसंस्करण है जो होता है ना, फूड पार्क जो होते हैं, मेगा फूड पार्क, इत्र उद्योग कन्नौज, डेयरी एवं मत्स्य पालन, रक्षा एवं एरोस्पेस उद्योग, डिफेंस कॉरिडोर। आर्थिक प्रभाव देख लो। देखो GSDP वृद्धि 2022-23 की तुलना में लगभग 19% की वृद्धि हुई है। और रोजगार सृजन, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एवं बिजनेस कॉन्क्लेव के माध्यम से लाखों रोजगार की संभावना है। टीवी बजट का आकार कितना है पूछ रहे हैं, तो वही है बजट का। तो ये अब देख लो, यहाँ देख लो कन्नौज के बारे में देख लो क्या है इसका। कन्नौज ये सही है, देख लो कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज क्या है? इत्र का शहर। कन्नौज इत्र का शहर, सिटी ऑफ परफ्यूम। यहाँ प्राचीन काल से प्राकृतिक इत्र, परफ्यूम, एटार जो होते हैं ना, का निर्माण होता है आ रहा है। कन्नौज का इत्र उद्योग राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है। और यहाँ से इत्र का निर्यात विदेशों तक किया जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश, उपनाम देखो इत्र की नगरी, प्राकृतिक इत्र, अत्तर, सुगंधित तेल। कन्नौज का इत्र उद्योग मुगल काल से ही विकसित माना जाता है। भाप आसवन, स्टीम डिजिटलाइजेशन पद्धति से इत्र निर्माण की परंपरा प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। क्या? काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग। देखो सहारनपुर नगर उत्तर प्रदेश में काष्ठ नक्काशी, वुड कार्विंग घरेलू उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश में काष्ठ नक्काशी के कुल उत्पाद का लगभग 90% भाग सहारनपुर के क्षेत्र से ही निर्मित होता है। यह निर्मित लकड़ी के उत्पाद देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ निर्मित लकड़ी के उत्पाद का देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं, जिससे यह उद्योग आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग काष्ठ नक्काशी वुडक्राफ्ट, उपनाम कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट। गोरखपुर की बात कर लो, गोरखपुर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मेरठ खेल सामग्री अन्य उद्योगों के लिए जाना जाता है, और जो हमारा कानपुर है वो चमड़ा उद्योग एवं औद्योगिक नगर के रूप में विस्तृत है। देखो सही सम्मिलित करना है तो देखो यहाँ देख लेते हैं। खेल का सामान मेरठ में, मेरठ खेल का सामान जैसे क्रिकेट बैट गेंद स्पोर्ट गियर आदि के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। दिया सलाई बरेली, बरेली दिया सलाई माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पीतल का सामान मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। यहाँ ब्रॉस बियर का बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है। लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर में, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी एवं फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस के बारे में तो एक और 1 2 3 सही है कि औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति एंड औद्योगिक अनुमोदन। सिंगल विंडो क्लियरेंस का उद्देश्य उद्योगों को एक ही मंच पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। औद्योगिक इकाई से संबंधित स्वीकृतियां यानी अप्रूवल्स एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत दिए जाते हैं। विभिन्न विभागों से मिलने वाले अनुमोदन अनुमतियां सिंगल विंडो के माध्यम से सरल व त्वरित फास्ट तरीके से हो जाती हैं। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित विषय है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के दायरे में नहीं आता है। अब बजट में देख लेते हैं स्वीकृतियां, नहीं ये कुछ नहीं है। अब ये देख लेते हैं दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अव्यवस्थित है। कहाँ है ये? वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल। अब देख लेते हैं थोड़ी थ्योरी। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में स्थित है। इस केंद्र का लोकार्पण देखो प्रधानमंत्री ने किया था, कब किया था? 22 सितंबर 2017 को। इस परियोजना की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। यह केंद्र स्थानीय कारीगरों बुनकरों एवं शिल्पियों को विपणन सुविधा देता है, प्रशिक्षण देता है और प्रदर्शनी स्थल उपलब्ध कराता है। दीनदयाल हस्तकला संकुल का उद्देश्य क्या था भैया? हस्तशिल्पियों को एकीकृत मंच देना, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का बढ़ावा, पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार सृजन। यह संकुल हस्तकला प्लस पर्यटन प्लस व्यापार यानी कि हस्तकला पर्यटन व्यापार का समन्वित मॉडल है। वाराणसी को उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये 14-15 की है डेटा है, इसमें कुछ जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति व लक्ष्य। उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओके, राज्यों में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी तीसरी। राज्य सरकार ने 2030 तक 1 ट्रिलियन है ना, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्य आर्थिक आंकड़े देख लो 24-25 या 25-26 के वर्ष 25-26 में अनुमानित GSDP 30.8 लाख करोड़ लगभग 12% की वृद्धि की गई है। इसमें जीएसडीपी 30.8 लाख करोड़ का है, लगभग 12% की वृद्धि है। राज्य बजट 8.08 लाख करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 93,000 से अधिक है। क्षेत्रीय योगदान की बात करो, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर है उसमें 47% सबसे ज्यादा योगदान है। जो कृषि क्षेत्र है 26 to 28%, लगभग 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है ना। उद्योग विनिर्माण है ना, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो लगभग 24 to 25% है। विकास के प्रमुख स्तंभ देख लो, एक्सप्रेस वे नेटवर्क ODOP योजना 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरा स्थान है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरा स्थान है। राजकोषीय स्थिति 2025-26 में राजकोषीय घाटा GSDP का 3% और राजस्व अधिशेष लगभग 2.6%, जो वित्तीय अनुशासन और स्थिरता को दिखाता है। सही सुमेलित करना है जिले को उत्पादों से। तो देखो देख लेते हैं अभी यहाँ। देखो जिला देख लेते हैं और उत्पाद देख लेते हैं कि इसमें दिया है कि एक तरफ दिया है जिला, एक तरफ उत्पाद। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं। अलीगढ़ की हम बात कर लेते हैं। अलीगढ़, अलीगढ़ में देखो ताले हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अगले देख लेते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में ये चूड़ियाँ
फिरोजाबाद को कांची नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? कांची नगरी कहा जाता है। और यहाँ कांची चूड़ियों का प्रमुख केंद्र है। मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पीतल के बर्तनों एवं सजावटी वस्तुओं का उत्पादन होता है। टांडा, एक टांडा जगह है यूपी में, वो करघा विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत करघा क्या है? देखो, टांडा अम्बेडकर नगर में है ना। विद्युत करघा आधारित वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो, क्वेश्चन जो कह रहा है कि जिला और उत्पाद में, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर चुनना है। क्या चुनना है? सही उत्तर चुनना है। तो देखो, A2 इसका कौन सा वाला है? बी ऑप्शन है, यानी कि देख लो, अलीगढ़ में ताले, है ना। तो क्वेश्चन को देख लो, यहाँ हम कैसे लगाएंगे। फिरोजाबाद चूड़ियाँ में पता है, तो अगर हमें बी पता होता चार, तो बी चार पता है, तो इस आंसर को हम ऐसे ही दे देते, इसमें कोई इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। बाकी देख लेते हैं, टांडा विद्युत करगा और मुरादाबाद पीतल के चूर्ण। सिंपल। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब सही युग्म नहीं है, वो देख लेंगे। बाकी अभी पहले थ्योरी देख लेते हैं। खुर्जा, खुर्जा की बात करते हैं। मृतिका, जो सिरेमिक शिल्प है ना, मृतिका सिरेमिक शिल्प, उसकी बात करते हैं। खुर्जा बुलंदशहर में है ना। मिट्टी व सिरेमिक शिल्प के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। मेरठ की बात वही, खेलकूद के सामान के लिए। मेरठ भारत का प्रमुख खेल सामग्री निर्माण केंद्र है। जलेसर की बात करते हैं। ढलवा घाटियां, ढलवा घंटियां, है ना। जलेसर, ढलवा घंटियां। जलेसर कहाँ है? एटा में है। ढलवा पीतल या घंटियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काय के निर्माण के लिए? पीतल या घंटियों, जो ढलवा होती है ना वो। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, है ना। लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का प्रमुख केंद्र, है ना। तो इसमें यह है कि लखीमपुर खीरी को काष्ठ शिल्प का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता, है ना। अगर हम कहेंगे लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प होता है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, इसीलिए यही रॉन्ग है इसमें कि लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प नहीं होता। बाकी खुर्जा में मृतिका शिल्प होती है। ओके, मृतिका शिल्प। मेरठ में खेलकूद का सामान होता है और जलेसर में ढलवा घंटिया की बात करते हैं। जलेसर कहाँ है? एटा में। ओके, अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं सही उत्तर देखना है, तो सही उत्तर ए है, यानी कि ए और बी दोनों सही है और स्पष्टीकरण में सही है। क्वेश्चन देखो, देख ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग, आधारभूत संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुदृढ़ करता है। तो दोनों ही एक तरह से आंसर है। थ्योरी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा आधारभूत संरचना, देखो आधारभूत जो होता है संरचना कौन कौन सी? सड़क, परिवहन, आवास, ऊर्जा उत्पादन, परंपरागत ट्रेडिशनल एवं जो नवीनीकरण है, नवीनीकरणीय जो ऊर्जा होती है उसके बारे में बात करते हैं। उद्योग एवं औद्योगिक गलियारों के विकास, जो कॉरिडोर्स होते हैं ना, उन पर विकास पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारी निवेश, हैवी इन्वेस्टमेंट, उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। अगर भारी निवेश करेगा ना, उत्तर प्रदेश में होगा, तो क्या होगा? उत्पादन क्षमता, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सरकार द्वारा उद्योग एवं अवसंरचनाओं पर ध्यान देने का मुख्य कारण यही है। तो देखो, पूरा सब कुछ जो है मिला जुला है। पहले निवेश, निवेश होगा तो क्या होगा? निवेश से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार से आर्थिक विकास होगा, है ना। लोगों की जो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो मतलब पूरा प्रोसेस, इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप होगी। तो यही है, तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक गलियारे, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, ऊर्जा परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी एवं आवास योजनाएं, पीपीपी मॉडल को अपनाया गया है। भारी निवेश का प्रत्यक्ष प्रभाव, देखो भारी निवेश क्या होगा? राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि होगी, निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी और एज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की विकास नीति, मुख्य लक्ष्य है इसका, ये भी देखना है हमें। ये देखना है कि औद्योगिक एवं निवेश आधारित विकास क्या होगा। इसका जो अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्टर विशिष्ट नीतियां, जो सेक्टर क्वेश्चन है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश विकास नीति मुख्य लक्ष्य, देखो उत्तर प्रदेश की विकास नीति का मुख्य लक्ष्य पता है क्या है?
पर 2029 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। यानी कि 2029 जब आएगी ना, तो उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए, इकोनॉमी बन जाए। ओके, यूपी को भारत के आर्थिक इंजन के रूप में स्थापित किया जा सके, जिससे, है ना। अब देखो, औद्योगिक एवं निवेश आधारित विकास के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के बारे में बात करेंगे, और रक्षा एवं एरोस्पेस नीति के बारे में बात करेंगे, है ना। इन नीतियों के माध्यम से निजी निवेश, स्थानीय उत्पादन और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर बल दिया गया है। अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार किया गया है। एयरपोर्ट हाईवे संपर्क का सुदृढ़ीकरण किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 जो है उसके बारे में बात हुई है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्योग, कृषि, बाजारों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होना। सेक्टर विशिष्ट नीति यानी कि सेक्टरल, उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2025। सौर ऊर्जा नीति 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022, इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी मैन्युफैक्चरिंग नीति 2022। इनसे हरित ऊर्जा और आधुनिक उद्योग और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। देखो, ग्रामीण कृषि एवं समावेशी विकास, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, कृषि निर्यात नीति 2019, डेयरी विकास नीति 2022, युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आय वृद्धि पर विशेष ध्यान। शहरी एवं सेवा क्षेत्र विकास, पर्यटन नीति 2022, आईटीईएस नीति 2022, 762 नगरीय निकायों में बुनियादी शहरों की सुविधाओं का विस्तार। एज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं आत्मनिर्भरता, 30 से अधिक सेक्टर विशिष्ट नीतियों एवं सरल प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ कर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार बनाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। देखो, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, कौन सा सही है? केवल एक, यानी कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। देख लेते हैं, थ्योरी देखते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश देश में आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है। प्रमुख आलू उत्पादक जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? देखो, फर्रुखाबाद, आगरा, इटावा, कन्नौज, बदायूं, कानपुर देहात। राज्य का आलू उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 30 से 35% होता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, देखो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ पर है? देखो, दक्षिण एशिया। देखो, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, जो इसका क्षेत्रीय केंद्र है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना। किसका? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का जो क्षेत्रीय केंद्र है दक्षिण एशिया का, वो कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और यह केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के अंतर्गत कार्य करता है, समझे। अब देखते हैं और आगे। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। देश में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर बिहार है। यानी कि हम आलू उत्पादन की जब भी बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे आएगा बिहार। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, फर्रुखाबाद और आगरा जिले में आलू की पट्टी के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज, फर्रुखाबाद और आगरा 3 जिले हैं, कौन कौन से? कन्नौज, फर्रुखाबाद और आगरा, किस लिए प्रसिद्ध है? आलू की पट्टी के लिए। भारत में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका मुख्यालय कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ओके, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। देखो, CPRI का एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में भी है, जो राज्य में आलू अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। यही क्वेश्चन है। देखो, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो देखो, देख लेते हैं बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र है, एक तरह से वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट आदि जिले, है ना। जब भी हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें झांसी की बात कर लेंगे, ललितपुर की बात कर लेंगे, बांदा, महोबा, चित्रकूट आदि जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क और असिंचित क्षेत्र है, यानी कि शुष्क भी है और असिंचित भी है एक तरह से। यहाँ अल्पवृष्टि, सूखा, भूक्षरण और जल स्रोतों की कमी जैसी समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित रहता है यह क्षेत्र। ओके,
जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ वर्षा का असमान वितरण है, भूजल स्तर में गिरावट भी है, फसल उत्पादकता में अस्थिरता भी देखी जाती है। कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित रेनफेड है, इसलिए तापमान व वर्षा में परिवर्तन सीधे उत्पादकता को प्रभावित करता है। इस कारण यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील मोस्ट वल्नरेबल माना गया है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में क्या है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में वार्षिक औसत वर्षा केवल 700 से 900 मिलीमीटर होती है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावी फसलें हैं चना, अरहर, तिलहन व मोटे अनाज। ओके। इस क्षेत्र में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इस क्षेत्र में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जल संकट समाधान हेतु प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अनुकूल कोष नेशनल अडेप्टेशन फंड के तहत बुंदेलखंड को विशेष सहायता प्रदान की जाती है ताकि कृषि पर जलवायु प्रभावों को कम किया जा सके। अब देखो उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश को भौगोलिक बनावट, मिट्टी, वर्षा एवं तापमान के आधार पर कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं। देखो 9 क्षेत्र हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो भाबर एवं तराई क्षेत्र, उसके बाद है हमारा पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। तो देख लेते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र, देखो इसकी स्थिति हिमालय की तलहटी में है। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, उपजाऊ जो होती है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है और धान गन्ना प्रधान होता है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं जैसे मेरठ संभाग, यहाँ पे उच्च सिंचाई सुविधा है, गेहूं, गन्ना, आलू वगैरह होते हैं। राज्य में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता होती है यहाँ पे। हम्म। अब देखो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जैसे बरेली, मुरादाबाद संभाग है ना, बरेली मुरादाबाद संभाग मिश्रित कृषि होती है, धान गेहूं प्रणाली है। दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र यहाँ पे आगरा संभाग है और अलीगढ़ क्षेत्र है। कम वर्षा, बाजरा, ज्वार, सरसों होती है, जल संकट भी है यहाँ पे। मध्य मैदानी क्षेत्र जैसे लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर संतुलित वर्षा, गेहूं, धान, दालें होती हैं यहाँ पे। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, बांदा। पठारी भूभाग वर्षा पर निर्भर क्षेत्र है, निर्भर कृषि है। पठारी भूभाग वर्षा पर निर्भर कृषि है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। उत्तरी पूर्वी मैदान गोरखपुर संभाग है, अधिक आर्द्रता है, बाढ़ प्रवण है और धान गंगा है ना, धान गन्ना जो, हाँ धान होता है, गन्ना होता है, ये सब होता है। आगे देखते हैं पूर्वी मैदान क्षेत्र जैसे वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़। तो यहाँ देखो छोटी जोतें होती हैं, श्रम प्रधान कृषि है। विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र प्रमुख जिले हैं इसके। पहाड़ी मैदानी मिश्रित भूभाग है, वनोपज व मोटे अनाज है। अब देखो ये कह रहे हैं किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, तो देखो कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 2007 में। थ्योरी भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी यूपीएसओसीए की स्थापना 2007 वर्ष में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य राज्य में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना और उत्पादकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित करना, सर्टिफाई करना। यह एजेंसी कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करती है। एजेंसी का कार्य किसानों को प्रशिक्षण, निरीक्षण और उत्पादन प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना है ताकि निर्यात योग्य जैविक उत्पादों की पहचान सुनिश्चित हो सके। यह संस्था राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीईडीए यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूपीएसओसीए का मुख्यालय यानी कि यूपीएसओसीए मतलब ये हो गई यूपीएसओसीए। देखो उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। यह है संस्था राज्य में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण करती है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्यतः बुंदेलखंड, तराई और पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। यूपीएसओसीए किसानों को इंडिया ऑर्गेनिक, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक
प्रमाण पत्र प्रदान करती है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण आधारित कृषि को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती को जलवायु अनुकूल कृषि मॉडल के रूप में अपनाया है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? किसान मित्र कब शुरू हुई थी? 18 जून 2001। 18 जून 2001। थ्योरी देख लेते हैं। किसान मित्र योजना, देखो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विस्तार सेवाओं को सशक्त बनाना। किसको सशक्त बनाना? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विस्तार सेवाओं को, और किसान को नई कृषि तकनीकों और उर्वरक उपयोगों, है ना, उर्वरक का जो उपयोग होता है, सिंचाई, फसल प्रबंधन की जानकारी देना है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक किसान मित्र को नामित किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में एक किसान मित्र हो गया। उसका काम क्या होगा? जो स्थानीय किसानों और कृषि विभाग के बीच सेतु का काम करेगा। देखो स्थानीय किसान एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ हो गया कृषि विभाग। तो दोनों के बीच में सेतु का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, और किसान मित्र नाम दिया जाएगा। कहाँ होगा? ग्राम पंचायत में। किसान मित्र किसानों को सरकार की योजनाओं जैसे कृषि बीमा, मृदा परीक्षण, ऋण सुविधा और फसल सुरक्षा से जुड़ने का कार्य करता है। यह योजना राज्य की कृषि उत्पादकता और जागरूकता स्तर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। किसान मित्र योजना को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से चालू किया जाता है। किसान मित्र योजना को राज्य कृषि विभाग के माध्यम से चालू किया जाता है। प्रत्येक किसान मित्र को कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का उद्देश्य कृषक जागरूकता एवं तकनीक सशक्तिकरण का था। किसान मित्र ग्राम स्तर पर कृषि विस्तार अधिकारी LEO के सहयोग से कार्य करता है। देखो किसान मित्र को हेल्प कौन करता है ग्राम स्तर पे? कृषि विस्तार अधिकारी LEO। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो देख लेते हैं, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखो सही चुनना है, तो एक और दो दोनों सही है। देख लेते हैं। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ऊपरी गंगा के मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र हमने देखा था ना, 9 क्षेत्रों में विभाजित है। तो ये क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। थ्योरी देख लेते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी तथा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस क्षेत्र में नहरों, नलकूपों एवं अन्य सिंचाई साधनों की अधिकता के कारण सिंचाई की गहनता लगभग 131% यानी कि 130% से अधिक है। कृषि फसल गहनता लगभग 142% 140% से अधिक पाई जाती है। ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक कृषि विकसित क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र उच्च सिंचाई गहनता और फसल गहनता के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं, धान, गन्ना, गेहूं है, धान है, गन्ना है, आलू जैसी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है देख लेते हैं। कोई भी सही नहीं है इसमें। थ्योरी देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि 4 आर्थिक, देखो उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? 4 आर्थिक क्षेत्रों में। 9 तो जलवायु क्षेत्र है। ओके, तो कौन कौन से हैं? पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग एंड बुंदेलखंड संभाग। तो यही कहा है 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं, 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। ओके, कितने हैं? 4। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9। ये 11 नहीं है, तो देख लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में 11 नहीं, देखो लिखा है ना, उत्तर प्रदेश में 11 नहीं, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 4 क्या है? 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, मध्य संभाग और बुंदेलखंड संभाग। निम्नलिखित युग्मों, संस्थान और स्थान में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो देख लेते हैं पहले। डी सही नहीं है, बाकी तो देख ही लेते हैं। देखो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। बकरी की बात करेंगे अनुसंधान की, तो मथुरा में। चारा और चारा अनुसंधान की झांसी में। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, है ना, जो कृषि उपयोगी जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे केंचुआ वेचुआ, तो उनके सूक्ष्म जीव ब्यूरो है वो मऊ में है। देखो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी में है। ओके, ये कह रहे हैं ना कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी में है। लेकिन देखो
यहाँ गलत किया गया है। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान के संस्थान वाराणसी, लेकिन कहाँ है ये? इसमें तो ये है मेरठ में, वास्तव में कहाँ पे है? मेरठ में। तो कभी भी आए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, IIFSR, ये कहाँ पे है? मेरठ में। बकरी की बात करेंगे तो मथुरा में है ना, चारा और चारा अनुसंधान की झांसी में, और कृषि सूक्ष्मजीव की तो मऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है ना, तो देखो ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार सेवाओं के माध्यम से राज्य के कृषि विकास में योगदान देते हैं। तो देख लो कौन कौन से हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। क्षेत्र कौन सा है? मध्य उत्तर प्रदेश। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुमारगंज में, अयोध्या में। ओके, क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, क्षेत्र बुंदेलखंड। साम हिगिन, क्या लिखा है? सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, बहुविषयक कृषि एवं तकनीकी शिक्षा है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो अभी हमने बात करा था, 9 पाए जाते हैं, देख भी लिया था इनको। उत्तर प्रदेश को कृषि की भौगोलिक जलवायु एवं मृदा वर्षा एवं फसल प्रतिरूप के आधार पर 9 कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बिंद क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र नीति निर्माण, फसल नियोजन और कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2001 में बनाया गया था। यहाँ पर क्या होता है? पशु चिकित्सा, पशुपालन तथा गौरक्षा के गौर अनुसंधान के, पशु चिकित्सा, पशुपालन तथा गौ अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य का प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश की राज्य में कुल सिंचित सिंचाई, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? देखो थ्योरी देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश संख्याकी डायरी 2024 के अद्यतन आंकड़ों के जो भी डेटा है उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र वर्ष 2022-23 में लगभग 15.7% था, है ना। तो देखो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं, नलकूप है, अन्य स्रोत हैं। नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख साधन है। नलकूप सिंचाई उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख साधन है। आगे थ्योरी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन। उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य है। यहाँ कृषि की सफलता का आधार सिंचाई व्यवस्था है। ओके, राज्य की 75 से अधिक कृषि भूमि सिंचित है। नलकूप ट्यूबवेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप। सिंचाई में इसका योगदान कितना है? 73 to 75%। विशेषता क्या है इसकी? निजी एवं सरकारी दोनों प्रकार के नलकूप वर्ष भर सिंचाई की सुविधा देते हैं। क्षेत्रीय स्थिति क्या है? पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी यूपी में व्यापक उपयोग है इनका। नहरों की बात करते हैं। कुल सिंचाई में योगदान 15 to 20% है। बड़ा राज्य में देश का सबसे बड़ा नहर नेटवर्क है ना, विशेषता ये है इसकी। और प्रमुख नहरें हैं ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। ओके, क्षेत्र स्थिति क्या है? विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। आगे देखते हैं। कुएं, पारंपरिक सिंचाई साधन वर्तमान में सीमित उपयोग, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। तालाब व झीलें, टैंक्स, पॉन्ड्स वर्षा आधारित सिंचाई का स्रोत, छोटे किसानों एवं स्थानीय स्तर पर उपयोग होता है। महत्व क्या है? जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण। भूजल आधारित सिंचाई, ग्राउंड वाटर जो होता है। कुल सिंचित सिंचाई क्षेत्र लगभग 84% है ना। भूजल आधारित सिंचाई, ग्राउंड वाटर, कुल सिंचित सिंचाई क्षेत्र। देखो भूजल आधारित सिंचाई क्षेत्र में 84% कुओं और नलकूपों के माध्यम से ही होता है। समस्या है, समस्या देखो कुल क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट हो गई है ना।
निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी में। मार मृदा की बात कर लेते हैं। मार सॉइल मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों को दो दो व्यापक है ना वर्गों में विभाजित किया गया है। बुंदेलखंड में दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, पहले तो काली मिट्टी और दूसरी लाल मिट्टी। काली मिट्टी की बात कर लो, काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जैसे कि काबड़ मिट्टी होती है ना, और माड़ मिट्टी है ना। मार मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, मोटे अनाज की खेती के लिए जानी जाती है। झांसी जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ मार मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में देखो 5 तरह की मिट्टी एक तरह से पाई जाती है। पहली तो है जलोढ़ है ना, क्या है? जलोढ़ कछारी मिट्टी। दूसरी है तराई एवं भाबर मिट्टी। तीसरी है लाल व पीली मिट्टी। चौथी है काली रेगड़ मिट्टी। और पांचवी है लवणीय ऊसर मिट्टी। देख लेते हैं। जलोढ़ कछारी मिट्टी राज्य के अधिकांश भाग में पाई जाती है। गंगा मैदान में दो प्रकार बांगन है ना, एक तो होती है बांगर जो पुरानी होती है, एक होती है खादर नई अधिक उपजाऊ। तो किस लिए उपयोग होती है? गेहूं चावल गन्ने के लिए सबसे सर्वोत्तम है। तराई एवं भाबर मिट्टी उत्तर भारत के हिमालयी पाद प्रदेश में तराई मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ, जबकि भाबर मिट्टी कंकड़ युक्त व कम उपजाऊ होती है। लाल व पीली मिट्टी की बात कर लेते हैं। दक्षिणी देखो कहाँ होती है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र जैसे सोनभद्र मिर्जापुर चंदौली। लौह तत्व जो आयरन होता है अधिक होता है, उपजाऊपन मध्यम होता है इसमें। काली रेगड़ मिट्टी होती है, बुंदेलखंड के सीमी क्षेत्रों में होती है। नमी धारण क्षमता अधिक होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और लवणीय ऊसर मिट्टी जो होती है अधिक सिंचाई व खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में होती है। कृषि के लिए अनुपयुक्त है, सुधार की आवश्यकता है इसमें। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? 1 2 4 देखो स्पष्टीकरण कौन सा दे रहा है? 1 2 4 यानी कि सी वाला। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। और 4 उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। अभी हमने आलू भी देखा था, उत्तर प्रदेश आलू में भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक राज्य है। ओके। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन लगभग 215.81 मिलियन टन 215.81 मिलियन टन रहा, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 47.62% है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में यह गन्ना अनुसंधान एवं तकनीकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। आगे देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की संख्या देश में सर्वाधिक है। गन्ना प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है, जिससे करोड़ों किसान जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है इसे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक नकदी फसल क्या है? गन्ना है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है? कौन सा है भैया? लखनऊ। लखनऊ। तो कोई बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद है ना, लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र दशहरी आम के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति ऐतिहासिक रूप से लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के निकट दशहरी नाम के गांव से मानी जाती है। यहाँ की जलवायु, दोमट मिट्टी और पारंपरिक बागवानी पद्धति दशहरी आम के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्रतापगढ़ की विशेषता है कि यहाँ पे आंवला उत्पादन होता है। देखो कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है, तो देखो बी नहीं है, बाकी तो सही है। जैसे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। थ्योरी देख लेते हैं। देखो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है ना, CISH कहाँ पर है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है? ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान देखो लखनऊ में कौन कौन से शोध संस्थान है? बरेली में
कानपुर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में, झांसी में, मथुरा में, नोएडा में, मेरठ में, गाजियाबाद में शोध संस्थान की बात करेंगे कि कहाँ का कौन कौन से इंपॉर्टेंट शोध संस्थान है, तो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान लखनऊ में देख लेते हैं। देखो, जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान, औषधि की बात करेंगे, जैसे कि औषधि फार्मास्यूटिकल्स होती है, जैव चिकित्सा अनुसंधान होते हैं जो है ना, अनुसंधान, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान है ना। वनस्पति के बारे में, औषधि के बारे में, वनस्पति के बारे में भारतीय प्रबंधन IIM जो है ना, प्रबंधन की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति, देखो वनस्पति फिर आ गई, ये भी लखनऊ में। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये भी। तो लखनऊ की बात करेंगे तो औषधि, उसके बाद प्रबंधन, उसके बाद बीरबल वाली बात कर लेंगे, जो भी वनस्पति है, और गन्ना की बात, यानी कि औषधि प्रबंधन और गन्ना, औषधि प्रबंधन और गन्ना, ये लखनऊ में होगा। बरेली इज्जतनगर, देखो पशु की बात करेंगे, बरेली का नाम जैसे आएगा पशु चिकित्सा, है ना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, IVRI, जहाँ पे पशु चिकित्सा, पशु रोग और पशु स्वास्थ्य अनुसंधान, और पक्षी, पशु और पक्षी की बात करेंगे, पोल्ट्री एवं पशु विज्ञान से संबंधित, तो बरेली, है ना। लखनऊ की बात करेंगे तो वनस्पति की बात कर लेंगे, और गन्ने की बात कर लेंगे, और फार्मा की बात कर लेंगे। बरेली की बात करेंगे तो पशु और पक्षियों की बात कर लेंगे। कानपुर की बात करेंगे तो दलहन, दालों की बात कर लेंगे। और चीनी, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और भारतीय राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, दोनों ही, दोनों देखो, ये जो ना दोनों कंफ्यूजिंग है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये तो है कानपुर में। और राष्ट्रीय गन्ना भारतीय गन्ना, राष्ट्रीय चीनी, भारतीय गन्ना, भारतीय गन्ना लखनऊ में। इस तरह कर सकते हो, भारतीय गन्ना लखनऊ और राष्ट्रीय चीनी कानपुर। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी देखो सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, देखो हथकरघा की बात कर लेते हैं, सब्जी की बात कर लेते हैं, तो हथकरघा और सब्जी की जैसी बात करेंगे वो वाराणसी आ जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय, और इसमें सब्जी वाले में सब्जियों की उन्नत किस्में और उत्पादन तकनीक होती है। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, हथकरघा उद्योग के लिए तकनीकी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। झांसी की बात कर लेते हैं, देखो चारागाह एवं चारा अनुसंधान की बात कर लेते हैं, झांसी में चारे की बात करेंगे। और देखो बकरी की बात करते हैं, देखो पशु की और पक्षियों की बात तो हमने बरेली में की है, लेकिन अगर सिर्फ बकरी की बात करें, बकरी अनुसंधान, बकरी पालन, नस्ल सुधार, तो मथुरा मखदूम में, है ना। और कैंसर की बात करते हैं, कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान तो कहाँ है, नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम, देखो कैंसर और श्रम की बात करेंगे तो वो नोएडा में है। आलू की बात करेंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान, वो मेरठ में। और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान, विकास केंद्र, जो जैव उर्वरक है वो गाजियाबाद में। कहाँ पर है, गाजियाबाद में। तो इतना देख लेते हैं।